जालोर में किसानों का महापड़ाव चल रहा है। आज जालोर शहर बंद है, जालोर जिला बंद है। 30 से अधिक संगठन बंद का आह्वान करते हैं। कई सारे समाज बंद को समर्थन देते हैं। और किसान, जालोर के किसान सीधे सहज सरल माने जाते हैं। बिना किसी निजी मांग के, मेरे खेत की या मेरे जमीन की मांग नहीं है। इससे पहले हमने तेतरोल में धरना प्रदर्शन जरूर देखा था कुछ लोगों का जमीन अवाप्ति को लेकिन जालोर में इस तरह का पहली बार किसानों का धरना प्रदर्शन। मुझे पाश की एक कविता याद आती है कि हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। हथौड़ा जब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर। यह हमारा काम नहीं बनता, प्रश्न नाचता है प्रश्न के कंधों पर चढ़कर। हम लड़ेंगे साथी कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े घट्टों की कसम खाकर। हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे तब तक कि खिले हुए सरसों के फूल को जब तक बोने वाले खुद नहीं सूंघते, कि सूजी आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक युद्ध से नहीं लौट आता। कि हम लड़ेंगे तब तक जब तक कि पुलिस के सिपाही अपने भाइयों का गला घोटने को मजबूर हैं, कि दफ्तरों के बाबू जब तक लिखते हैं लहू से अक्षर। हम लड़ेंगे तब तक दुनिया में जब तक लड़ने की जरूरत बाकी है। जब तक बंदूक न हुई तब तक तलवार होगी, और जब तलवार न हुई तो लड़ने की लगन होगी। लड़ने का ढंग न हुआ तो लड़ने की जरूरत होगी। और हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए, लड़ते हुए जो मर गए उनकी याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे। कविता थोड़ी सी एक्सट्रीम नजर आती है जालोर के लिहाज से, लेकिन किसानों की पीड़ा गाती हैं। और जवाई एक ऐसा मुद्दा है जो कि जालोर को बड़ा विचलित करता है, पीड़ित करता है। इस मुद्दे पर मैंने जालोर में जितने लोगों से बात की, मिला, बीते कुछ सालों में समझा, उसमें मधुसूदन व्यास जो हैं वो मुझे खासा प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनकी समझ, पकड़, लेखनी से, पत्रकारिता की लेखनी से लेके कोर्ट में कलम से वकालत वाली धरातल तक मैंने देखा है इनको। इस बिंदु की बड़ी गहरी समझ रखते हैं। तो मधुसूदन जी व्यास आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव जालोर से। गुरुदेव, बहुत स्वागत आपका। क्या मामला है जवाई का? जो पानी है वो जालोर के लिए इतनी उद्वेलना का विषय कैसे बन गया? किसान इस तरह से कभी बड़े पैमाने पे धरना प्रदर्शन नहीं करते, ऐसा क्यों मजबूर हुए? किसी के शरीर में प्राण का जो महत्व होता है ना, जी जालोर जिले के लिए जवाई का वही महत्व है। जी जवाई नदी जालोर जिले में एक बहुत बड़ा लंबा मार्ग तय करती है। जी और जालोर का ये दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि जवाई बांध बन गया। जी सबसे पहले लगभग मेरी स्मृति जहां तक दौड़ती है, जी 1932 में जोधपुर रियासत में एक मंत्री हुआ करते थे अंग्रेज। जी उन्होंने जवाई बांध बनाने का प्रस्ताव दिया था। जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे सुखदेव प्रसाद जी पंडित, पंडित सुखदेव प्रसाद काक, कश्मीर के। कश्मीर के। जी उन्होंने 2 लाइन में कहा था कि जवाई बांध जालोर जिले को नष्ट कर देगा। जी ये आज से आप 92 साल पुरानी बात बता रहे हैं। लगभग यानी 1932-30 की बात है ये। जी अच्छा, उस समय जो जालोर के बिल्कुल निकट एक लेटा गांव है। जी जालोर में खेती की जमीन सारी लेटा में गिरी जाती है। बिल्कुल। लेटा ABC के नाम से प्रसिद्ध है आज भी। जी तो जवाई बांध का जब सतत प्रवाह 5-7 महीने रहता था, जी तब लेटा का एग्रीकल्चर रेवेन्यू जी जोधपुर रियासत में सबसे अधिक था, जबकि लेटा 100 करोड़ का भी गांव नहीं था। बिल्कुल। ये थे बेरों का रेवेन्यू। अब जालोर जिले के साथ 2 बड़ी चोट हुई है। जी जालोर में अधिकतर नदियां या तो आबू के पहाड़ से आती है, जी या जालोर में अधिकतर नदियां या सालदी वाला जो रणकपुर का पहाड़ है इससे आती है। हाँ बिल्कुल। जवाई उसी से आने वाली नदी है। जी उसकी एक सहायक नदी है जो पोसालिया नदी कहते हैं, वह उसी से आती है। आगे जो पर्वतमाला पोसालिया की तरफ है, तो पहले ये नदियां सतत बहती थी।
तो इनके किनारे पर सुमेरपुर से लेकर के लगभग सांचौर तक सारे गांव सरसब्ज थे, पानी पर तैरते हुए गांव थे। 1941 में जब बाढ़ आई ना इस क्षेत्र में, उस समय तक जोधपुर की रेलवे लाइन रानीवाड़ा तक बन गई थी। जी वो रेलवे लाइन बह गई, तो उस समय जो सिंचाई मंत्री थे 32 में, जी। वो 41 आते आते प्रधानमंत्री बन गए, वही अंग्रेज इंजीनियर। वही अंग्रेज इंजीनियर। तो उनको लगा कि मेरी योजना को क्रियान्वित करने का अच्छा अवसर है, जी बिल्कुल। तो उन्होंने जवाई बांध का प्रस्ताव रखा। जी अब महाराजा के सामने उसका विरोध करने वाला कोई था नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रस्ताव रख रहा है, दरबार हाँ भर रहे, बिल्कुल। तो जवाई बांध का काम शुरू हो गया। अच्छा, पहला प्रस्ताव कितने फीट का था? अभी 61.25 फीट। लगभग लगभग 50 फीट का प्रस्ताव था, जी। और वो बढ़कर के अब 65 फीट तक जा चुका है, 62 फीट तक। 62 फीट। जी तो जी। जवाई बांध बनने के बाद लगभग 1950-52 में पूरा हो गया था। जवाई बांध में पहली बाढ़ आई 1973 में। हाँ, करीब 20 साल बाद पहली बाढ़ आई। 20 साल बाद जवाई बांध पूरा भरा। जी उसके बाद कोण में एक खाज और निकल गई। जी। पहले थोड़ा बहुत पौसालिया से जो पानी आता था, तो साल में नदी बहती हुई दिख जाती थी, तो इस इलाके का किसान थोड़ा बहुत फसल हो जाता था, जी क्योंकि अंदर का जो वाटर था वो उसको लगता था अभी चल रहा है। जी। तो उसका एरिया था 700 एफसीएफटी, जी। वहां कंट्रोल डैम बना दिए। ठीक है। उसका भी गेज वही रखा, तो एक साथ 700 एफसीएफटी बरसात होगी तो भरे जाएंगे, अब टुकड़ों बरसात होगी तो भरे नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। तो धीरे धीरे जो भूतल है वो नीचे जाता रहा। अम, मैं खुद खेती करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा मेरा है, हाँ जहाँ बिल्कुल। 15 फीट पर पानी था, आज 250 फीट पर पानी है, और पानी की क्वालिटी डाउन है। हाँ। अच्छा, और पूरी तहसील में एक विचित्र स्थिति है। अपन आवोर से गगनगढ़ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो पूरी है लगभग वो खाली जमीन है, जी। और राइट हैंड साइड में मीठी जमीन है, हाँ, ये अद्भुत। साकरड़ा के बाद। अद्भुत बात है, अलग तरह की। तो इधर दवाई के बेरे हैं, वो मीठे बेरे हैं, उधर के बेरों में खारा पानी रहता था, उनको तो नहर टूट हो रही है। राइट हैंड वाले साइड में हाइट ऊंची है, जी उनको नहर मिली नहीं। जैसे उबैदपुर गांव में हम खड़े रहेंगे, उबैदपुर है, हरियाली है, तो लेफ्ट हैंड में नहरें हैं, राइट हैंड में नहरें नहीं। जी। फिर जैसे कि हरजी जैसा गांव था जहाँ आज भी 1000 बेरे हैं, क्या बात है! 1000 कुएं हैं वहां पे सिंचाई के। 1000 कुएं हैं। जी। फिर तो उस गांव में अब पानी की भयंकर कमी है। ओ। अच्छा, 350 फीट के बाद इस पूरे बेल्ट में यदि अपन डोडियाली से अलावा से डोडियाली से लेकर के कालीवाड़ा तक आएंगे, तो ब्लैक स्टोन आ जाता है नीचे। 350 380 फीट पर जी 300, 350 300 305, यानी 300 के आसपास ब्लैक स्टोन। उस पर किसी प्रकार का बोर्ड नहीं होता है। जी। अच्छा, इसमें भी जो ऊड़ का पार्ट है, लेफ्ट हैंड का ऊड़ गांव का, जी वो फिर खा रहा है। जी। तो वहां जब तक नदी का अपर लेवल नहीं मिलेगा। हम्म। अच्छा, आज जब पानी इतना नीचे चला गया, तो पानी यदि बहेगा भी सही, तो जब तक नीचे वाला इरेटा जब तक गीला होकर के उसको रिचार्ज करने की तरफ नहीं बढ़ेगा लगातार बहते हुए, तब तक बहा हुआ पानी भी कोई काम नहीं आएगा। तो अभी वर्तमान में सर्दी की रिक्वायरमेंट है 6 महीने तक लगातार ये बहती रहे। अच्छा, खेती की दृष्टि से बहुत संपन्न इलाका है। हाँ। अब ये है कि इस इलाके के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने खेती के टूटते ही पेशावर की मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर का रास्ता पकड़ लिया, और लोगों को दिखता है पैसे वाले हो गए, पर गांव में खेती की जमीन सूखी पड़ी है। हम्म।
आत्महत्या नहीं हुई क्योंकि लोगों ने दूसरा धंधा पकड़ लिया। जी, कर्मशील लोग हैं, पलायनवादी नहीं। अनिता, मेरे गांव में 1 लाख से अधिक गायें थी। ओ, आज 10,000 गाय भी नहीं मिलेगी आपको। क्या बात है। ये पूरे इलाके में गौ गोधन था, पशुधन बहुत अच्छा था, किंतु आज आपको गोधन नहीं मिलेगा। कुबेरपुर की जो मंडी कहलाती है, इसी जमाने बहुत प्रसिद्ध थी, इसमें कपास आता था, गेहूं आता था, चना आता था, रायडा आता था। आज वो मंडी खाली पड़ी है। ठीक है, छोटी मोटी फसल होती है लोगों के पास। तो जब खेती नहीं हो पा रही है, पीने का पानी नहीं है, वो सारी परिस्थिति में जवाई जालोर की प्राण रेखा है। जी और प्राण रेखा के बिना जी, ये एक प्राणों को वेंटिलेटर, बचाने का जतन कर रहे हैं किसान। अभी वेंटिलेटर पर पड़े। अच्छा। हम सरकार से विगत 20 वर्षों से 25 वर्षों से मांग कर रहे हैं। जी आश्वासन की कोर्ट की हमारे पास बहुत सारी बंदी पड़ी है, जी उनको खोलते देखते हैं। मई का जितना पानी आज की तारीख में व्यर्थ समुद्र में जा रहा है, जी, उसका आधा भी मिल जाए तो ये जवाई नदी साल भर बहेगी। बिल्कुल। उस वक्त जो समझौता हुआ था, नाथुराम मिर्धा यहाँ जल संसाधन मंत्री थे राजस्थान में, और उधर विजय त्रिवेदी हुआ करते थे शायद, जहां तक मुझे याद लेकिन आधा भी मिल जाए तो 12 महीने बहेगी। है। जी अच्छा, अब जो कहते हैं कि पाली को या रोहित को या जलताड़ को या सोजत को पानी कहाँ से देना है, जी तो यदि हम राजस्थान कैनाल की स्थिति का अध्ययन करेंगे, जी महाराजा गंगा सिंह जी ने बहुत प्रयास करके उसको बनाया, जी, गंग नहर बिल्कुल राजस्थान के नाम। क्योंकि बाद की सरकारों ने उस नहर को मेंटेन करने की जितनी कोशिश करनी चाहिए, हम्म, महाराजा के प्रयास का 1% काम भी नहीं किया। जी बिल्कुल। तो जो पानी सीपेज होता है वहां पे, हम्म, पड़ा रह के। उस पानी के सीपेज से पाकिस्तान में तो खेती होती है, मगर वाटर लेवल ऊंचा आ रहा है। क्या बात और है। यहाँ जो समस्या है कि पानी कायलाना में आता तो है, तो जितना पानी आपको मिलना चाहिए उतने पानी का युद्ध अब नहीं करते। सरकार को युद्ध वहां करना चाहिए तो कायलाना पानी पर्याप्त हो जाएगा, तो जोधपुर से लेकर के जैतारण और सोजत तक का पूरा इलाका पेयजल की दृष्टि से मजबूत हो जाएगा। जी अच्छा, इस पे एक पक्ष और भी है जो पर्यावरण की दृष्टि से है, जी कि जब ये बांध नहीं थे, जी न जवाई बांध था, न बाली के एडिकेट्स थे, न बाबा गांव का छोटा एडिकेट था, न पोसालिया का एडिकेट था, न ऊड़ा बांध था गिरिडीह जिले का, न रायपुर के बांध थे। जब लोड़ी बहती थी, जवाई बहती थी, ये सुकड़ी बहती थी, जी तो उसके बहाव के क्षेत्र से लेकर के तेल तक के इलाके जल की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र थे, खेती की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र थे। जी तो बांध बनने से फायदा क्या हुआ, कि जवाई बांध बनने से खेती के क्षेत्र में यह विस्तार हुआ। वहां तो शायद नेताओं की जमीनें खूब आ गई, खूब लोगों ने ले लिए खेत। नेताओं की जमीन लेने के बाद भी खेती के क्षेत्र में, खेती की उपज में जवाई बांध बनने के समय तक सुमेरपुर मंडी, अरे बेरों से सुमेरपुर मंडी में जो आए थी, आड़तियों के पास जो फसल पहुंचती थी, वो फसल की सुमेरपुर मंडी जो किसी जमाने में पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी थी, जी, आज की तारीख में उसकी स्थिति क्या है। बदहाल है सुमेरपुर तो मंडी। कहने का मतलब कि बांध बनने से खेती का फायदा कहाँ हुआ। जी बिल्कुल। यदि हम खेती का विस्तार बांध बनने से नहीं कर पाए, एक चीज पेयजल के लिए हमने बांध बनाए, तो आज भी हम अच्छा पेयजल, स्वास्थ्यवर्धक पेयजल नहीं दे पा रहे। तो जी, इन बांधों पर प्रश्न चिन्ह तो लग ही रहा है, इसकी उपयोगिता क्या है। फ्लोरा एंड फौना का आप बता रहे थे कि जिस तरह से डिस्टर्ब हुआ है पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जैसा आप बता रहे हैं कि सीपेज का पानी पाकिस्तान जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और हमारे लोग, अब तो पेयजल का संकट आ गया। आप देखिए जिस तरह से आ गया बिल्कुल। फ्लोरोसिस। जी,
जालोर का अगर हिस्ट्री पे आप कहाँ से आपकी पकड़ है, अगर देखा जाए तो जालोर के बहुत लड़ाके रहे हैं पुराने समय में, भले ही वो दरमत का युद्ध रहा हो रतलाम में। अगर यहाँ शुरू से फ्लोराइड होता तो ऐसे लड़ाके नहीं होते। नहीं, ऐसा है, फ्लोराइड की बात जो लोग करते हैं ना, जी मैं जालोर में जन्मा हूँ, जी जालोर के गाँव में जन्मा हूँ, जी। 70 साल की उम्र हो गई, मेरे ऊपर तो फ्लोराइड का असर नहीं हो रहा है। हाँ, ये तो नई मेरे पास जो समस्या है। वो पानी है, वो जी पानी था, आज के पानी में फ्लोराइड बढ़ गया, कुछ गाँवों में बढ़ गया। वो सवाल है कि वो सारा फ्लोराइड का जो विस्तार हो रहा है ना, जी। वो बाढ़ बनने के बाद की समस्या है। हाँ, बाढ़ टूटियां बनने खराब। से बाढ़ बनने से पहले हमारे पास जो ऊपर के लेवल का जो पानी था, जी यानी को कल्पना करेगा कि आंवला भैंसवाड़ा की जो डाडब थी, भैंसवाड़ा और के कुओं की डाडब थी, जी। आज वो चीज खत्म हो गई, वो बीज खत्म हो गया। बिल्कुल। बेदाना जो अनार जिसके नाम पे गांव है। हाँ, मैंने कहा वो चीज खत्म हो गई पूरी की पूरी। जी आंवला में गन्ना पैदा होता था, आम पैदा होते थे, वो चीज खत्म हो गई। जी कपास का ये क्षेत्र बड़ा बहुत बड़ा सेंटर था, आज कपास की इतनी पैदावार नहीं है। पशुधन की तो संपन्नता, खेती बढ़ रही थी, पशुधन बढ़ता, आज हर किसान के सामने चारे की समस्या है। जी। खेती की जोत बहुत बड़ी है, हाँ, खूब खेती बड़ा इलाका है। इलाका बहुत, एक एक आदमी को 100-100 बीघा जमीन मिल जाएगी, पर पिलाने के लिए पानी तो नहीं, 20 बीघा का भी, 10 बीघा का भी। जी अच्छा, अब जैसे कि ये आंदोलन चल रहा है, जी साल भर पहले भारतवर्ष के गृह मंत्री रहे, सायला की आम सभा में आश्वासन दिया, एक विश्वास दिया यही दिन थे। कि हम पानी लाएंगे। जी उसको साल भर हो गया। उससे पूर्व 5-7 बार प्रतिनिधिमंडल मिलने गया, वसुंधरा जी से मिला, अशोक गहलोत के समय भी मांग रखी, तो हर सरकार उसको यानी सुना सुना कर रही है। तो ये एक मजबूरी का आंदोलन है, इसको कहते हैं कि अपन करे तो करे क्या। जी रोने से, चिल्लाने से, हाथ पसारने से कुछ सुन नहीं रहा है। जी। हाँ, नहीं, मैं आज एक वीडियो में कह भी रहा था कि मांग क्या है। मांग एक तो जवाई वाली है जो कि लंबी, एक छोटी मांग है कि हमने बीमा भरा, प्रीमियम भरा, फसल खराब हो गई, अब प्रीमियम दिया कंपनी को, कंपनी सरकार के खास है और सरकार नई नई बनी है तो उसे किसी चीज का फिलहाल। नहीं नहीं, वो बीमा कंपनी वाले कहते हैं क्या, बताऊं मैं आपको। जी मैं रिलायंस का भुक्तभोगी हूँ, अच्छा। मैं रिलायंस का भुक्तभोगी हूँ। जी और किसान बीमा में केसीसी का लॉन होल्डर हूँ, बीमा मेरा बैंक काटती है। जी अब किस खसरा नंबर पे फसल बोई गई है, ये कोई 24 घंटे तो ध्यान नहीं रख सकते। खेत पे फसल खड़ी है, आपने किस खसरा नंबर का आपने बीमा किया था? अरे यार, तुम खसरा नंबर का बीमा कर रहे हो, मेरी फसल का बीमा कर रहे हो। हाँ। यानी सही। कैसे खसरा नंबर का बीमा कर रहे हो, मेरी फसल का बीमा कर रहे हो? फसल खराब हुई है तो पैसा दो। नहीं नहीं, उस खसरा नंबर वो फसल नहीं थी, वो फसल थी, तुमने फसल का बीमा तो नहीं किया, इसका मतलब यानी किसी भी प्रकार से रोड़े डालना। जी बीमा कंपनी बीमा करते समय पैसा पूरा लेती है, लेते समय उसकी ढानी बढ़ती है कि कैसे भी करके परेशान कर सके, और पैसा हजम करता है। जी। तो बीमा कंपनी से पीड़ित है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है जिसका लोगों का ध्यान नहीं है। बीमा कंपनियों की वैसे जो टैगलाइन है, अगर पहले जैसे लाइफ जीवन बीमा आया तो जीवन बीमा में तो आपकी मौत के फायदे गिना के ही तो अगला पैसे ले जा रहा है, और नहीं तो यही। फसल की बर्बादी के फायदे गिरा के पैसे ले जाए, मान लिया, तो जी। फसल बर्बाद होने पर पैसे तो दे जाए। वो तो वैसे कहता है वो तो खसरा नंबर बताता है। पर मरना तय है आपका, भाई चाहे मरना जीव। तो ऐसा है कि आप इस घर में नहीं, उस घर में क्यों मरे? सही बात है। आप भर तो गए, पर आपका जो घर था उसका जब बीमा कराया था उस घर में नहीं भर के आप दूसरे घर में जाके क्यों भरे? आप हॉस्पिटल में क्यों भरे? आप सड़क पर क्यों भरे? यानी वो बहाने बना करके पैसे रोक रहे हैं। भरे हो आप, ये तो मान लेते हैं आप भर गए, पर फला जगह नहीं भरे इसलिए आपका पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे मैंने भारत सरकार से पत्र व्यवहार भी किया था, जी कि हमको केसीसी का लोन जमीन के रकबे के आधार पर मिल जाता है। अच्छा। हाँ उस बिल्कुल। पर 3 लाख तक का लोन 2%, 2.5%, 4% इंटरेस्ट पर मिलता है। हम्म, आज 20 बीघा में भी कोई आदमी
कोई किसान फलों का उद्यान लगाएगा तो उसका कम से कम ड्रिप वगैरह में मिला करके 10 से 12 लाख रुपया खर्च होगा, 15 लाख रुपया खर्च होगा, आराम से तारबंदी वगैरह सारा करने के बाद। अब वो जो 2 लाख रुपया लाए देगा बैंक से, वो 14% भी लेना है। हाँ। उसका जो उत्पादन है वो 3 साल के बाद शुरू होना है। तो 9 लाख पर 14% का ब्याज देते देते वो तो बिल्कुल किसान से पहले कर्जदार था, फिर कर्जदार हो जाएगा। जी। तो केसीसी का लोन कहने को बहुत अच्छा लगता है, जी। भाषण में बहुत अच्छा है, पर जी। व्यवहार में वो केसीसी का लोन बहुत पश्चिमी राजस्थान के लिए जब बड़ी जोत है, वहां उसकी सीमा में इस तरह से बढ़ोतरी होनी चाहिए कि रकबे के हिसाब से उसमें परसेंटेज का हिसाब जोड़ना चाहिए। जी। क्योंकि 10 बीघा वाला लोन ले रहा है उसको 3 लाख मिलेगा, उसका 3% में आ रहा है। जी। एक 100 बीघा वाला ले रहा है 45 लाख, तो दे देंगे वो। और उसके बाद भी सब्सिडी वाला तो 3 लाख की है। हाँ, ये अब बात। दोनों की ग्राउंड स्थिति में फर्क है। जी। उसको कोई बैंक अथवा कोई सरकार समझने को तैयार नहीं, नाबार्ड समझने को तैयार नहीं है। तो किसान खेती कैसे बढ़ेगी, जी। पशुधन कैसे बढ़ेगा? आज डेयरी की बात करते हो आप, मैं यदि 10 गाय खरीदता हूँ, जी। एक गाय की कॉस्ट मान लो न्यूनतम 30,000 रुपये भी मारी जाए तो 3 लाख रुपए होगी, एक 60 लाना पड़ेगा। तो हाँ। 4 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर मुझे एक साल में 2 लाख का घाटा सहना है हाँ, निश्चित तौर पे। प्रारंभ में। तो जी। 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से 3 लाख पर मुझे 14% ब्याज देना है। जी। अब मैं उसको कवर करते करते 5वें साल में कवर करूंगा, तो फिर मेरी तो स्थिति वही हो जाती है। तो किसान को लेकर के जो चिंतन होना चाहिए सरकारों में, जी। वो चिंतन इसलिए नहीं है कि वहां बैठे हुए लोग वो लोग हैं जो खेत तो रखते हैं जी। पर प्रैक्टिकल खेती नहीं करते। गमलों में गोभी उगाते हैं। हाँ, देखा, जैसे राजस्थान के कृषि मंत्री को ये कह दिया जाए तो खेत में एक पाटा रजगा काट सकता है क्या? जी, उनको पता नहीं है क्या होता है। रजगा एक घास होती है जो पशुओं के काम आती है, उसको काटने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि उसकी जो दराती होती है या जो फिसलनी होती है वो तीखी रखनी पड़ती है, छोटी होती है। उसको जी। काटते तो हाथ यहाँ से घिसता है, कई बार हाथ यहाँ से कटता है प्रैक्टिकली। जी। फिर वो किसान तो उसमें एक सावधानी और भी रखनी पड़ती है कि वो हाथ से इतना भी दीप कटना है कि हाथ पे आ जाए। उसको बहुत धीमे भी काटना पड़ता है और दवाई से भी काटना पड़ता है। जी। या उस कृषि मंत्री को देख, तू ग्वार के खेत में खड़ा होकर के ग्वार काट ले, जी। तो शाम तक तो वो अस्पताल में भर्ती हो जाएगा, तो हाँ। वो शरीर में खाज हो जाएगी। जी। तो प्रैक्टिकल जो खेती है वो अलग प्रकार की है, जी। और किताबी खेती अलग प्रकार की है। उसको सुबह में और गाजर के पत्तों पता नहीं लगता। हाँ। सही बात है। तो तो ये सिंचाई वाला जो इशू है, जालोर जवाई वाला, इस पे एक तो सांसद जो हैं जालोर से के, वो खुद को किसान का टैगलाइन के साथ हैं। किसान है। दूसरे, हाँ, किसान हैं। दूसरे आपके जो आहोर के एमएलए हैं छगन सिंह जी, वो बीमा एजेंट हैं। तो मुद्दे दोनों आप ये देखिए कि इन दोनों के पास, और ये समझते तो होंगे इन चीज को, पर शायद इनकी सुनी नहीं जा रही। नहीं, अब ऐसा है कि सुनी तो वो एक पुरानी कहावत है, नागौर के एक एमएलए हुआ करते थे जला राम जी, जी। उधार हुआ करते थे ये गाना के मेरे ख्याल से। जी। जला राम जी नाम था, तो उनको बड़ी यानी बात तो हल्की सी है कि इंदिरा गांधी उससे मिलने आई, नाथूराम जी के खास थे वो। जी। तो इंदिरा जी ने पूछा उनसे कि चंद्राराम जी आपको लोग चंद्राराम जी कहते हैं? तो उसने कहा कि चंद्राराम ने कोई चंद्राराम को नहीं कहे, हम्म। कैडियो कहे जूती ने लोग चंद्राराम जी कहे। बिल्कुल सही बात है। तो सवाल है, बेचारा सांसद हम्म। जिसको भाग्य से टिकट मिल गया, जी। वो प्रयास भले ही कर रहा हो पर उसके सुने कौन? हम्म। उसके हल्ले में दम नहीं है, विधायक जी के भी हल्ले में दम नहीं है। हल्ला जरूर कर रहे थे, क्योंकि प्रश्न ये कि जब तक भूखा आदमी नहीं चिल्लाता है ना, जी। तो किसान जो यहाँ धरने पर बैठा है वो वास्तव में किसान है। हाँ, बिल्कुल।
उसकी पीड़ा को आप उसके भीतर बैठ करके उसके साथ उस पीड़ा से जुड़ करके जी समझ सकते हैं। मैं इसलिए समझ पा रहा हूँ कि मैं खुद ही खेती करता हूँ, मेरे पास खेत है, जी तो मुझे पता है कि पानी की स्थिति क्या है, फसल की स्थिति क्या है, बीमा वाले क्या कर रहे हैं, बिजली वाले क्या कर रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, जी। जिस रेट पर हमारे खेत से बिजली लेना चाहते हैं हम्म, उससे 2.5 गुना पैसा बना कर लेना देना देते हैं हमको। हम्म, तो हमको बैंक का लोन भी मान लो आज उस पर उस सब योजना में कोई किसान अप्लाई करे, तो पहली बात तो सरकार की इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, जी उससे गुजरने के बाद उसको मिलेगा, फिर बैंक का लोन और बिजली घर का पैसा टाइम पर नहीं आएगा, बैंक का ब्याज टाइम पर चलता रहेगा। जी हर योजना में जब सरकार है और सरकार किसी प्रकार की विश्वसनीय गारंटी देने में असफल हो रही है। बिल्कुल। अब इससे पानी का मुद्दा है, तो पानी के मुद्दे, पानी के बिना खेती होगी नहीं। अच्छा, एक बात और है कि जब तक पानी का लेवल ऊपर नहीं आएगा, जी बिजली का कंजप्शन लगातार बढ़ता जाएगा। हाँ, ये बात सही, बिल्कुल नीचे से। एम्पियर लोड बढ़ेगा तो बिजली का बिल हाई होगा। अब 20 फीट पानी है और 250 फीट में पानी है, तो एम्पियर लोड में बढ़ोतरी होगी। जी निश्चित तौर, बड़ी बात है। अच्छा, 24 घंटे की बिजली कहीं है नहीं। अब बिजली आवे उस समय मेरे में पानी इकट्ठा हो या नहीं हो, इसकी भी जी गारंटी नहीं मेरे पास। जी तो किसान की पीड़ा इतनी है कि उस पीड़ा को वही समझ पाएगा जिसने, कहते हैं हुकुमचंद हुकुमलाल जी यादव साहब, जो पहले एक बिहार से सांसद हुआ करते थे। जी तो किसान की पीड़ा वही समझ सकता है जैसे पूछ की रात में पालन किया हो। हाँ, ये बात है बिल्कुल। यहाँ तो हमारी जो लॉबी है, जो पॉलिसी डिसाइड करती है, मेरे एक मित्र हैं जो यूएस में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी जो आईएएस लॉबी है वो एक दिन एग्रीकल्चर में काम कर रही है, दूसरे दिन कल्चर में काम कर रही है। सरस डेयरी में वो लग रहा है जिसको गाय भैंस से उल्टी आती है, तो उनको पता नहीं है कि कैसे काम होगा। एक आईपीएस है राजस्थान में जो कि जेनेटिक्स के डॉक्टर हैं, यानी कि उन्होंने पीएचडी की है कृषि की जेनेटिक्स, और वो पुलिस में डंडा फटकार रहे हैं। तो हमारा तो सेटअप बड़ा मुश्किल पड़ा हुआ है अभी तो। फिर प्रश्न है कि उनको मान लो जेनेटिक्स में काम करना था, आईपीएस में आएगा ही को। एग्जैक्टली exactly. जी यानी उनकी वो शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की, जी। उसका उपयोग क्या। एक जने की सीट भी खा गए, उनकी जगह कोई और होता। मेरे एक मित्र है, मीडिया के मित्र है, जी छोटे भाई की तरह है, आपकी तरह ही है, जी सुमोद भट्टाचार्य नाम उनका, पहले इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में थे वो। अब बिल्कुल। तो उन्होंने सारा पत्रकारिता की सारी डिग्रियां वगैरह सब जला करके छोड़ दी। जी बिल्कुल। अभी वो बुंदेलखंड में गायों के बीच में काम करते हैं। तो आरिफ मोहम्मद साहब उनके अच्छे मित्र हैं। उन्होंने आरिफ साहब से पूछा कि आरिफ साहब, और चंबल के गुजरों के गांव में चले कुछ काम करें, तो कहा चलते हैं। तो काम क्या करेंगे, जी तो पढ़ाएंगे। तो वो सुबह वर्ण व्यवस्था में पूरा ध्यान देता है, उसने कहा ब्राह्मण का काम करेंगे। जी उसने कहा प्रश्न तो ये है कि वो गाय चराने वाले लोगों को अपनी एबीसीडी से या आई से को मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल। गाय दोई कैसे जाती है, गाय चराई कैसे जाती है, जी गाय को चारा कैसे रखा जाता है, गाय के गोबर को कैसे निकाला जाता है, बछड़े को कैसे उस गाय के पास ले जाया जाता है, उसके पीछे ये कैसा आप जानते हैं, तो ये तब नहीं जानते, तो पढ़ाएंगे क्या उनको। सही बात है। तो किसान के बारे में जो किसान की पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति है, हम्म, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, जी बिल्कुल सही बात कृषि है। विश्वविद्यालय में कृषि की पढ़ाई नहीं होती, जी कृषि के नाम पर डिग्री दी जाती है। जी आप जैसे सिविल इंजीनियर बनाते हो, वो पढ़ने के बाद डिग्री लेकर के फिर उन्हें नौकरी करता है, हाँ उसकी सड़क टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है, ऊंची नीची हो जाती है। पहले उसको पढ़ाई के प्रारंभिक वर्षों में प्रैक्टिकल में खड़ा करो ना, हाँ बिल्कुल। उसको सड़क बनाने के काम पे जोड़ो, उसका काम ही सड़क बनाना है, बिल्डिंग बनाना है। जी, वो एसी कमरों में बैठने वाले हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग ये करते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन कार रिपेयर नहीं कर सकता होगा व्यक्ति, बना ड्राफ्ट बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। उससे तो बढ़िया बेचारा सड़क पर बैठ करके जो अनपढ़ अंगूठा छाप मिस्त्री है, उसको कार की पूरी जानकारी है।
हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें वो बढ़िया इंजीनियर हुआ। जी अब जोधपुर में जैसे हाईकोर्ट की बिल्डिंग बड़ी हुई है, पुराने हाईकोर्ट की, जी उसके सामने एक 16 फीट का आर्चलेट लगा हुआ, 16-17 फीट का। अब आए कई इंजीनियर को पूछो कैसे रखा। तो उस समय के जो गजदर थे उनके पोते से बात हुई थी किसी की, उसने कहा एक आदमी इधर से पकड़ा, एक आदमी से पकड़ा, हाथी पे रखा और हाथी रख लिया ऊपर। तो आज की तारीख में वो क्षमता भी नहीं रही। तो जब आपको वेंटिलेटर में पड़े व्यक्ति को प्राण की आवश्यकता है और आप उसको भाषण दे रहे हो, जी। तो तकलीफ तो होगी उसको। तो यह जो जालोर में अभी धरना प्रदर्शन आज बंद वाला चल रहा है, इसको लेके मैं कंक्लूजन चाहूंगा कि बेसिकली ये किस दिशा में है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पंचायत राज चुनाव आसन्न है, तो नेताओं को दिखाना भी है कि हम भी हैं। ऐसा चुनाव का इन सारे धरना प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं रखता। जी अपवाद स्वरूप को एक आध 2% का फर्क पड़ता है तो पड़ता है। जी बाकी देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, जी हिंदुस्तान में किसान, हरने में किसान है, मतदाता के समय उसकी एक जाति है। जी जिस दिन किसान एक किसान के रूप में हुंकार भरेगा, हम्म, तो लाल किले में बैठी हुई सरकार भी 12 घंटे में उसके पक्ष का निर्णय करेगी। जी बिल्कुल सही कहा। किसान की बात जरूर है, तो किसान के भीतर तो एक सामूहिक एकता का भाव होना चाहिए। आप कह रहे हो 32 संगठन है, 22 संगठन है, 10 संगठन है, 15 संगठन है, काय को संगठन है? हाँ, पहचान तो सबकी एक है, किसान। बिल्कुल सही है। वो संगठन का मतलब सबका अपना अपना कारोबार है, हाँ, संगठन का आधार कमजोरी होता है। अपना अपना कारोबार है, अपनी अपनी दुकान है, अपना अपना लाभ है, बिल्कुल, उसके पीछे कुछ कुछ बात है। निश्चित तौर पे बड़ी बात है। जैसे कि अपन पिछले 4-5 वर्षों में किसान आंदोलन देख रहे हैं, हर किसान आंदोलन के पीछे कुछ कुछ राजनीति के दृश्य नजर आते हैं। प्रछन्न एजेंडा नजर आते हैं। तो भाई वहां में इतनी अच्छी है कि ये जवाई जालोर की प्राण रेखा है, प्राण रेखा को बचाने का प्रयास प्रत्येक को करना चाहिए। हाँ, परंतु जो 15 संगठन, 12 संगठन, 18 संगठन, ये जब विचार में आता है, सामने आता है, तो उसमें फिर बड़ा दर्द होता है। ये अचानक जब भर जाता है, मुझे 2017 की बात याद है, जब अपन एक बार बात भी की थी अपन ने, तो जुलाई महीने में बांध भर गया, फिर भी ये धीरे धीरे नहीं छोड़ रहे हैं। आपके नदी की क्षमता 40,000 एमसीएफटी है, ये 2 लाख एमसीएफटी छोड़ रहे हैं एक साथ। 20 के आसपास लोग मर गए। तो उस पे और वहां जो ऐसी बैठता है जवाई बांध में, उसे पता नहीं कि जलग्रहण क्षेत्र में अगर 1 इंच बरसात हो रही है तो कितना पानी आएगा अगले 2 घंटों में, पता नहीं उसे। अभी उस एससी को तो पता नहीं है, मान लिया, जी कि एससी के बेचारे की पढ़ाई नहीं हुई इसमें तक। जी यहाँ काउंसिल जी है अपने कलेक्टर साहब, हाँ 2006 में बाढ़ आई थी, है मैं बिल्कुल। ठीक है ना? जी तो ईश्वर लाल जी ने मेरे कहा, काउंसिल जी बुला रहे, मेरा क्या काम है तक, वो एक एडिकेट फूटने से समय बाद भर गया और पानी छोड़ा जाएगा। तो मेरे को काउंसिल जी ने कहा कि पानी कहाँ तक आएगा? अच्छा, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। हम्म तो क्या? मैंने कहा जालोर जिले में 95 के बाद नदी सबसे छोटी है, हम्म बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत कम है। हम्म एक साइड जो हल्दी वाली साइड है वो हाइट पर है, जी 95 गांव नीचे है। मैंने कहा 95 गांव पे इस पॉइंट तक पानी आएगा 3 फीट तक, तब भी जालोर में दवाई बांध के पुलिये के ऊपर पानी 2-2.5 फीट चलेगा। तो आपको कैसे पता है? सब प्रैक्टिकल करके देख लो। हाँ ये तो मैं कि प्रयोग वाली चीज है। बिल्कुल। मैंने कहा आप 95 पे आदमी लगा लो, वो पानी कितना ऊपर आ रहा है वो बता देगा, मैं आपको बता दूंगा पानी कहाँ तक ऊपर चलेगा। जी ये अनुभव तो जन्य है। ये कैचमेंट एरिया में कितनी बरसात से कितना पानी आएगा, ये जी तो उस गांव के लोगों से बैठ के, बूढ़े बूढ़ों से पूछ के ऐसी पूछ ले, समझ ले, समझ में आ जाएगा उसको। अब सीखना नहीं चाहे तो कौन सिखाना चाहेगा? हाँ बिल्कुल। ज्ञानी के पास प्यासा ही जाएगा, गधे के पास तो। तो अब ये जो पाली के अंदर जो या जोधपुर में जो संभागीय आयुक्त बैठते हैं और इस पानी का आधार तय करते हैं, फिलहाल ये कमांड एरिया डेवलपमेंट में भी उस डिपार्टमेंट में नहीं है। तो क्या इस बांध का मैकेनिज्म होना चाहिए कि बात तो करें उन लोगों से जो इसकी बाढ़ भुगतते हैं, जो इसका सूखा भुगतते हैं। इसमें कि मेरा ये कहना है कि
50 फीट से ऊपर का जितना पानी है ना, जी। वो आप नदी को दे दो श्रावण महीने में, भादरवा महीने में। हाँ। श्रावण भादरवा आपको 3 महीने में दे दो आप। जी। तो क्या है कि ये 3 4 7 6 7 साल चलेगा पानी, तो आपके पेयजल की समस्या भी स्तरों पर हल हो जाएगी, निश्चित तौर और खेती इतनी बढ़िया हो जाएगी कि ये इलाका किसी समय में पूरी की पूरी जोधपुर रियासत को, पर। जी। जालोर और भौरानी 2 गांव ऐसे थे तो जोधपुर रियासत को पूरा अनाज देते थे। हाँ। यानी भौरानी में जो बाली का पानी आता था, सेवज का पानी, भौरानी रायथल में, तो उसमें सेवज के गेहूं खूब होते थे, हम्म। जो चढ़ा। जी। और जवई में लेटा में फसल होती थी, इधर के बीच ऊपर वाले सारे गाँव डोडिया तक के गाँव फसल होती थी। फिर नेड में जहाँ दरबदा है, जी। वहाँ खारा पानी था, तो हम्म। खार जमीन से उभरता था। वो जवई का पानी उस खार को धोकर डाल जाता था। उसके बाद जमीन में अपनी मिट्टी डाल दो, मिट्टी फटती थी, जो दाने फेंकते थे, जी। तो अपने आप गेहूं के दाने उग जाते थे। जी। आज उस नेड में दरबदा आ गई, जी। खेती हो रही है। हम्म। और 10 एक साल बाद घाघरा में जो स्थिति बनी है अभी, सेवेज, वो सिपेज वाली। सीपेज वाली, उससे भी बुरी स्थिति इसलिए बनने वाली है कि ये पुराना कच्छ का रन है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। नीचे खारा पानी है। जी। पानी धीरे धीरे इरिगेशन बढ़ेगा और एक्सीज इरिगेशन पे जाएगा, तो ड्रिप की जगह अभी भी वहां पे इरिगेशन हो रहा है। जबकि ये ही एकमात्र इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसमें ड्रिप इरिगेशन कंपलसरी है, सरफेस ड्रिप वाटरिंग नहीं नहीं हो, है। ड्रिप नहीं है, इरिगेशन है। हाँ हाँ हाँ। यानी वो सरफेस वाटरिंग हो रही है ओ, तो नदियों में, नमक ऊपर आएगा। और वो पाइप लगा करके पानी की चोरी भी हो रही, सब कुछ हो रहा है। जी। तो जैसे ही नमक ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तो इसी प्लान पर एक वापकोस की रिपोर्ट थी, वर्षों पहले मैंने पढ़ी थी, पत्रिका में छापी भी थी, जी। कि प्रतिदिन 10,000 ट्रक नमक पैदा होगा। ओ, लो। उसको कलेक्ट कौन करे? जी। हाँ, यानी सोइल का नेचर क्या है, जी। जैसे कि अपन रील, कई सारी रीलें चलती है फेसबुक पे, वो खेती कर लो, वो खेती कर लो। और मैं एक चंदन का पेड़ बोया, मैंने तो जी। 5 दिन 7 दिन पहले उनसे पूछा, मैंने क्या हो सकती है, तो पेड़ की ग्रोथ नहीं है, सुगंध नहीं है। 20 साल हो गए उसको। हम्म। भीनमाल जाता हूँ तो ये, आओ महाराष्ट्र में एक एमएलए अपने सिरोही जिले के रहने वाले हैं, हम्म। पहले थे मंत्री भी थे, राजकीय पुरोहित। हाँ। उनके साले का एक खेत है सड़क के किनारे, महेंद्र पुरोहित का, जी, बिल्कुल उस मैं। पर सागवान के प्लांट लगाए हुए हैं। हम्म। 15 साल हो गए वो प्लांट के साइड से चौड़ाई से आगे नहीं बढ़े। जी। तो हर इलाके का एक अपना नेचुरल फल होता है, जी, नेचुरल प्लांट होता है। बिल्कुल। उसकी तरफ ध्यान देंगे तब तो है, नहीं तो मैं लाके यहाँ दशहरी आम की खेती करना चाहूँ तो नहीं जाऊंगे। ठीक है, पेड़ खड़ा हो जाएगा, 2 4 आम भी लग जाएंगे, पर जो प्रॉफिटेबल खेती होती है, लाभदायक खेती, वो नहीं होगी। और जब तक खेती को लाभदायक नहीं बनाएंगे, पशुपालन को लाभदायक नहीं बनाया जाएगा, तो कृषक और गोपालक, हाँ, ये बात है, इंटीग्रेटेड नहीं होगी। कृषक और गोपालक 2 विषयों का चिंतन भी सरकार में बैठे लोग नहीं करेंगे, समाज नहीं करेगा, तो आने वाले समय में 2 चीजें विश्व में महत्वपूर्ण बनने वाली है, पानी और अन्न। जल और और यूक्रेन के युद्ध के बाद जी। विश्व के सामने अन्न का संकट आने वाले 2 ढाई साल में आने वाला है। जी। तो खेती के महत्व को आज समझे अथवा ना समझे, जब समझेंगे तब हमारे पास पानी नहीं होगा। हम्म। प्रकृति देखो क्या न्याय करेगी। क्योंकि जब पंजाब में पानी अधिक दे दिया, जी। वहां सारी खेती जहरीली कर दी, हाँ। बिल्कुल। सारी खेती जहरीली हो गई, बिल्कुल। वहां का अनाज खाने लायक नहीं रहा। कैंसर हो गया। मैंने कहा, तो गोपालक यानी जी। गाय पर आधारित कृषि,
जी। और कृषि, ये दो की, यदि मैं तो ये कहता हूं कि गाय और कृषि, इन दोनों को संयुक्त जोड़ दिया जाए तो भारत में जो फार्मा कंपनियां हैं या जो बीमारियों का रेशियो है हाँ वो वो इतना डाउन चला जाएगा। बिल्कुल अभी शारीरिक। अभी अभी जी। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का एक इंटरव्यू अपन ने देखा था, जी। उसकी पत्नी का कैंसर ठीक हुआ, उसने पूरा एक डाइट चार्ट दिया है, नीम है, हल्दी है, गोमूत्र है। बिल्कुल निश्चित तौर पे उस पर काफी विवाद चल रहा है, कंपनियों को बड़े पीड़ा हो रही है उसमें। अब कंपनियों की पीड़ा, जी। अमेरिका में एक डॉक्टर ने 5-6 साल या 4 साल पहले की घटना है, कॉफी एनिमा से कैंसर ट्रीटमेंट का डिक्लेरेशन किया था। जी। उसकी घोषणा के दूसरे दिन उसको गोलियों से बोल दिया गया। ओ। फार्मा कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल। 1976 की बात है, 76 या 75 इमरजेंसी के समय की बात है। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में एक प्रभावी मंत्री हुआ करते थे, पंडित कमलापति त्रिपाठी। बिल्कुल कमलापति त्रिपाठी बड़े। उनके बेटे का नाम था लोकपति त्रिपाठी, जी। उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। जी। उनकी पत्नी भी कैबिनेट मंत्री थी। जी। उनकी पत्नी को टाटा ने उस समय, टाटा इंस्टीट्यूट उसमें भी था, हम्म। इनको कैंसर है, जी। घोषणा कर दी। अब पूरा नदी परेशान। हम्म। तो किसी प्रदीप बिदावत ने उनको बता दिया कि बनारस में गंगा किनारे एक झोपड़ी में कुमार रहता है, उसके पास इलाज है। जी। अब इमरजेंसी का काल, पुलिस वाले कुमार के पास एक पुलिस वाला गया। हम्म। कुमार ने कहा अपने को डालेंगे जेल के अंदर। कुमार दोनों बूढ़े थे, भाग छूटे वहां पर अच्छा। कि पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। जी। तो बनारस की पुलिस, मिर्जापुर की पुलिस, हम्म। आसपास के 3 जिलों के डीवाई एसपी, कलेक्टर उस कुमार को खोजते बोले। 3 दिनों बाद जबलिया के जंगल में कुमार बरामद हुए। जी। तो पुलिस वालों ने कहा साला को अपराधी है, तो कुमार का हाथ भी तोड़ दिया पुलिस वालों ने। उनको पता नहीं क्या मामला। क्या मामला। जी। फिर लाया उनको झोपड़ी पर। हम्म। उसने उस लोकपति जी की पत्नी का हाथ देखा और पीछे पड़ी घास थी ना, उस घास, कुमार को इशारा किया, कुमार को पीछे उगी गंगा किनारे की घास लेकर आई। जी। उस घास को घोट करके सिलबट्टे पर उसका रस निकाल कर मिट्टी के टूटे फूटे उस पात्र में गर्म करके कहा पी जा भाई। हाँ। अभी पी गई। उस एक डोज से कैंसर ठीक हो गया। ओ चमत्कार। अब जैसे ही उस समय कैंसर में फार्मा कंपनियां शोध कर रही थी, हम्म। तीसरे चौथे दिन, जैसे अपने यहाँ पहले दारू की रेड पड़ती थी, बजरी वालों की रेड पड़ती है ना, हम्म। ऐसी 5-7 गाड़ियां आई। कुमार की झोपड़ी क्या जलाई, उसके आसपास का पूरा इलाका खोद खाद करके पेट्रोल डाल के जला दिया। उनको ऐसा यही उनको इलाज ऐसा होगा। उनका ऐसा धमकाया कि वो जगह छोड़ के चले गए बेचारे। हम्म। और कुमार तो दूसरे तीसरे दिन मर भी गया। ओ। यानी अब वो दवाई क्या थी किसको पता। हाँ, ये कंपनियां जो है वो रुला रही देखो है। देखो, शिक्षा माफिया है, फार्मा माफिया है, बजरी माफिया है, अरे बात है। चलो बहुत लंबा संवाद हुआ अरसे बाद। जालोर क्या जीवन रेखा आपने बताया जवाई को, और उसको लेके किसान। प्राण रेखा ये सूखी हुई है तो जालोर के प्राण सूखे हुए हैं। बिल्कुल। और ये भी कहती नजर आए कि जालोर जिले के धमनियों में जो प्रवाह चलेगा खेती का, कृषि का, गोपालन का, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। किसान याद दिला रहे हैं अमित शाह को अपना वादा, वही भाषण मैं रिकॉर्ड। भी कह रहा हूँ अमित शाह अपना वादा याद करो। जी बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद गुरुदेव, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।